हेलो व्यूज़, आज हमारे साथ सीनियर कांग्रेस लीडर अश्विनी हांडा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ना। सर, सबसे पहले आपसे एक सवाल है कि जो आज एक बहुत दुखद समाचार आया है कि विपिन रावत जी का चॉपर क्रैश हो गया था, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है जिसके अंदर 14 लोग सवार थे और ये कहा जा रहा है कि उसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी परिस्थितियां जो हैं वो साफ नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे हिंदुस्तान की सरकार भगवान भरोसे लगती है कि सीडीएस जैसे एक अति संवेदनशील पद पर बैठे हुए लोगों को इस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश होना कि देश की सुरक्षा के लिए भी चिंता का विषय है। क्योंकि जैसे कि देखा जा रहा है कि गृह मंत्रालय हो, जहाँ डिफेंस हो, पूरी तरह से विफल साबित हुआ है। चाहे पाकिस्तान को लेके हो, चाहे चाइना को लेके हो, चाहे आतंकवाद को देश के अंदर जिस तरीके से पनपा है, वो लग रहा है कि पूरी तरह विफल हो चुका है। और मैं चाहता हूँ और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज जो भी हादसे में घायल हुआ है, जहाँ उसने अपनी जान गंवाई है, मेरी उनको श्रद्धांजलि है। और मैं चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और एक इतनी बड़ी शख्सियत जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, उनको इस प्रकार क्रैश में हो जाना, मुझे कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई आशंकाएं जो चिंताएं पैदा करने वाली स्थिति लग रही है। और इसकी जांच होनी चाहिए, पूरे तरीके से जांच होनी चाहिए, ताकि आखिर ये हादसा हुआ कैसे है, इसका निष्पक्ष जो है वो निष्कर्ष जो है वो सही तरीके से निकलना चाहिए। सर, आपने भी रिज़ाइन दे दिया हुआ है, आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है? कांग्रेस में लोग जो हैं वो आपने देखा है जिस तरीके से अयाज साहब की रैलियों में लोगों ने विश्वास देखा है अयाज साहब के अंदर, जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है। और अब उनको कहीं लगना लगा है कि हर किसी की सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों ने देख ली, चाहे वो पीडीपी की हो, चाहे एनसी की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे पैंथर्स पार्टी की हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, और कांग्रेस की भी सरकार देखी लोगों ने। और अब लोगों को जो है मुझे लगता है कि उनको जिस तरीके से एनालाइज करना है वो आसान हो जाएगा। और उन्होंने देखा है कि जिस टेन्योर के अंदर श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब हिंदुस्तान से की केंद्र की सरकार छोड़ के जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनाए गए थे, और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी विकास की लहर जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा की जो स्वर्णीय अक्षरों में लिखी जाएगी। उनके टेन्योर में जिस तरीके से कामकाज हुए, 18 घंटों का वर्क कल्चर हुआ, हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील जो है वो बनाई गई, हर डिस्ट्रिक्ट में डिग्री कॉलेज दिए गए, हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल दिया गया, बेरोज़गारी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। आज तो स्थिति ये है कि आज हमारा जो युवा है वो लगभग 15 लाख के करीब जो उनकी संख्या है, जो पीएचडी हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, मैट्रिक तो इसमें नहीं है, लेकिन 12th तक के जो बच्चे हैं उनकी तादाद जो है 15 लाख की है। और सरकार का दावा था कि 1 लाख रोज़गार जो है वो हर साल दिया जाएगा। और जैसा कि आपने देखा है कि एक इंटरनल सर्वे हुआ है जिसके अंदर 6 लाख लोग जो है वो मादक पदार्थों का सेवन करते हुए देखे गए हैं, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि बेरोज़गारी के कारण, वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी ना होने के कारण वो ईश्वर अग्रसर हो जाते हैं और गलत जो है वो राह चुन लेते हैं और गलत आदतों में पड़ जाते हैं। और सरकार उनके ऊपर कोई संज्ञान ना लेते हुए मूक दर्शन बनी हुई है। सरकार सिर्फ दावे करती है, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है जो दावे सरकार ने किए थे। उसके बाद आज जो परेशानी है जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो आतंकवाद की है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो। और उससे भी बड़ा प्रश्न जो आज है कि जिस तरीके से सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, आए दिन देखा कि आपने नागालैंड के अंदर नागरिकों की हत्या कर दी गई और बाद में कहा ये मिस्टेक है। आखिर मिस्टेक है तो उसकी फिर सज़ा होनी चाहिए।
और ऐसा देश में नया ही एक प्रचलन स्टार्ट हो गया है कि आप किसी को भी उठा के ले जाते हो, किसी को भी गोली मार देते हो और बाद ये कहते हैं कि आपसे गलती होगी। तो गलती की सज़ा जो है वो होनी चाहिए। हमारी डिमांड है कि AFSPA जो है वो जल्द से जल्द हटा देना चाहिए, क्योंकि उसके तहत जो है वो बहुत सारे ऐसे जो आपने देखा कि कांड होते हैं और जिसकी वजह से आम नागरिकों की हत्या कर दी जाती है और उनके कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, चाहे वो सुरक्षा बल हो, चाहे CRPF हो। और उसके बाद जो आज देखा जा रहा है कि जिस तरीके से BSF का जो दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया है, वो भी एक बहुत, मैं इसको गलत डिसीजन मानूंगा कि BSF को जो है वो कहीं से भी वो किसी नागरिक को उठा सकते हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उनको पुलिस की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह का माहौल बनाना एक जिस तरीके से लोगों में पैनिक हो, ये ठीक नहीं है देश के लिए और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लिए। आज जिस तरीके से आपने देखा कि डिलिमिटेशन का जो बयान आया है डिलिमिटेशन के ऊपर, उसमें भी जो है वो डुलमिल रवैया जो है वो दिख रहा है सरकार का, केंद्र की सरकार हो जहाँ राज्य की सरकार हो। राज्य की सरकार तो जहाँ तक उसका तल्लक है वो तो तकरीबन पूरी तरीके से फेल है। VIP कल्चर जहाँ पे बेतहाशा तरीके से बढ़ रहा है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, ब्यूरोक्रेसी बाहर ही निकलती है और ब्यूरोक्रेसी जो है बंद कमरों में डिसीजन लेती है जो लोगों को नागवारा है। आपने कोरोना को देखिए, आप जिस तरीके से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी बंद कमरों में है। वो रात के कर्फ्यू के लिए बोल देती है कि रात को कर्फ्यू लगा दिया जाएगा और उसके एवज में पुलिस तंग करती है। रात को जो शादियों में गए होते हैं लोग, जहाँ वैसे होना तो ये चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो पूरी तरीके से होनी चाहिए। कोरोना एक ऐसी महामारी देश में निकल के आई है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि जिसका कोई तोड़ नहीं है, और उसका अगर तोड़ है थोड़ा बहुत तो वो वैक्सीन है। वैक्सीन जो है वो फर्स्ट डोज तो सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि 100 करोड़ लोगों को लगा दी गई है, लेकिन अभी तक सेकंड डोज हुआ 35 करोड़ लोगों ने भी लगी है और उसके बावजूद वो लोग जो हैं वो दूसरी डोज लगवाने को तैयार नहीं है और ना ही शायद अवेलेबिलिटी है डोज की। तो सरकार को चाहिए कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक बार पुनः अपने रणनीति पे विचार करे, ताकि देश का जो नागरिक है उसको जो वो टैक्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है उसके एवज में उसको सुविधाएं मिलना आवश्यक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पे है। इस वक्त एक प्रयोगशाला सरकार ने बना रखी है, आए दिन वो लोगों के ऊपर प्रयोग करते हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना महामारी हो, चाहे GST हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आज की सरकार जो है वो इतने घमंड में है कि वो किसी आम नागरिक की बात सुनने को तैयार नहीं है, जबकि सरकार को जो है वो पीपल फ्रेंडली होना चाहिए और तभी जाके लोगों का भला हो सकता है। लेकिन सरकार बिल्कुल भी इस ओर ध्यान नहीं देती है। सरकार अपने चुनावों के अंदर किस तरह का फ़ायदा हो उसके तहत काम करती है। और आज भी मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव है और जिस तरीके से आपने देखा कि फिर से धार्मिक मुद्दे जो हैं वो उछाले जा रहे हैं, तो ये जो आज देश की स्थिति है वो ठीक नहीं है। लोगों को भी अब मैं ये आपके माध्यम से सुझाव देना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हैं या 2024 के चुनाव हैं, तो लोग कृपया करके धर्म की राजनीति को परे रखकर उनके लिए क्या सही है उसके ऊपर वोट करें, ताकि हम एक विकासशील देश जो है वो बन सकें। क्योंकि आज जिस तरीके की देश की परिस्थिति है, जिस तरीके की GDP देश की गिर गई है, वो एक बहुत ही जो है घातक सूचना है देश के लिए कि आज हम किस परिस्थिति पे आके खड़े हुए हैं। आज हमें वर्ल्ड के साथ compete करना है। चाइना हमसे आगे निकल चुका है, इवन कि बांग्लादेश जैसी छोटी सी कंट्री वो हमसे GDP में आगे निकल गई है, और हम कहाँ खड़े हैं। और देश को धर्म के नाम पर और इस तरह के
लुभावने वादों के ऊपर आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। देश को, नागरिक को ही डिसीजन करना पड़ेगा कि आखिर वो आगे क्या चुनना चाहते हैं, कैसी सरकार चुनना चाहते हैं। क्या यही सरकार चुनना चाहते हैं जो हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाए? क्या यही सरकार चुनना चाहते हैं जो विकास के नाम पर लोगों को गुमराह करे? आज महंगाई देख लीजिए, आसमान छू रही है, लेकिन महंगाई के नाम पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। पेट्रोल डीजल, हम पहले से कई सालों से गया देश के प्रधानमंत्री जी से आह्वान कर रहे हैं कि इसको जीडीपी के अंतर्गत लाया जाए ताकि इस पे कंट्रोल हो और लोगों को राहत मिले। सुनने को तैयार नहीं है। बेरोज़गारी चरम पे है। हमारी स्टेट की बात करें तो 21% जो है वो बेरोज़गारी हो चुकी है, जबकि 22.2। आंकड़े तो बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। लेकिन सरकार का ये दावा था कि हम यहाँ पे खुशहाल कश्मीर बनाएंगे, लेकिन खुशहाल की जगह आज आपने इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा कर दी कि आज जो स्टेट के लोगों की या रियासत के लोगों की एक डिमांड है वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आपने जबकि पार्लियामेंट में ये खड़ा होकर कहा था कि 370 के हटने के बाद यहाँ पे अमन और चैन हो जाएगा, कश्मीर खुशहाल हो जाएगा, आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उनमें से एक भी बात सच नहीं हुई। और उसके बाद निश्चित में यहाँ पे गरीबी बढ़ती गई, बेरोज़गारी बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती गई, आतंकवाद बढ़ता गया, सुरक्षा, लोग असुरक्षित अपने आप को समझने लगे। और आज तो ये है कि आप अपनी बात, अपने विचार भी प्रकट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं तो आपको जेल में ठोक दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज समझने की ज़रूरत है, और लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर उन्होंने किसको चुना और आज क्या पाया। सर, क्या कांग्रेस अपनी जो ताकत थी दोबारा रीगेन कर पाएगी? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आज लोगों को समझ आने लगा है कि जो लोग ये कहते थे, हर बात पे पार्लियामेंट बंद कर देते थे, हर बात पे सड़कों पे आ जाते थे, पत्थरबाजी करते थे, हुड़दंग करते थे, लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान करते थे, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करते थे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान करते थे, आए दिन चक्का जाम करते थे। और आज उनको समझ आने लगा है कि ये सरकार चलाने के काबिल नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष के रहने के काबिल हैं, और विपक्ष ही ये कर सकते हैं। ये सरकार चलाने की काबिल जो है भाजपा नहीं है, क्योंकि ये सिद्ध हो गया है। जिस तरीके से आज देश कंगाली पर पहुंच चुका है, जिस तरीके से हमारा जो हम बाहर से जो मदद लेते हैं उसमें कई गुना इजाफा हो गया है। लेकिन अगर किसी का फ़ायदा हुआ है तो उन चंद पूंजीपतियों का हुआ है। अगर किसी ने विकास किया है तो उन प्रधानमंत्री जी के 4 पूंजीपति दोस्तों ने किया है। बाकी तो आप देख लीजिए, बेरोज़गारी जो है आज आप इंडस्ट्री को लीजिए, इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद है। लगभग देश की जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है वो 75% बंद हो चुकी है। तो काम उधर से ही आएगा ना, जो स्किल मैन पावर है उसी में मौजूद है। मनरेगा का आपने कहा था कि ये कांग्रेस का स्मारक है। आज देखिए, उसी मनरेगा में इतना पैसा डाला इन्होंने, लेकिन आज लोगों को वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 6 महीनों से आपने पेमेंट बंद कर दी है। उसके बानिस्बत आज आपने सरकारी जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हैं, ट्रेनिंग्स है, वो सारी आपने उस पर पाबंदी लगा दी है। और पार्लियामेंट आप एक नया बनाने जा रहे हैं, तो सरकार को उस तरह देखना होगा कि वो अपनी जो सुविधाएं हैं उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। आज देखिए, अगर विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का हुआ है। आप मुझे बताइए किस डिस्ट्रिक्ट में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जो है वो पूरी सुख सुविधाओं के साथ नहीं है? क्या जो जितने भी इनकी बिल्डिंग्स है वो अगर आप देखें तो अरबों रुपए का जो है वो उस पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहाँ अगर आप देते हैं कि कांग्रेस ने खाया, तो मुझे आप बता दिए कांग्रेस का एक भी कार्यालय ऐसा है जो पूरी सुख सुविधाओं से उसमें पर्याप्त हैं। तो कांग्रेस जो थी वो हमेशा लोगों के हितों की बात करती थी, लोगों की मसाइल में हल करने में, उनकी मुश्किलात करने में, और देश का गरीब जो कैसे अपलिफ्ट हो उसकी बात करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन, अपने कार्यकर्ता, अपने लोग, अपने दोस्त कैसे आगे बढ़ाए जाएं उसकी बात करती है।
जो कि देश के लिए ठीक नहीं है। और देश ने भी अब मन बना लिया है, जिस तरीके से पिछले 5 राज्यों के चुनाव हुए, मुंह तोड़ जवाब दिया गया और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हराया गया। मुझे लगता है कि आज देश को आवश्यकता है और नागरिकों को आवश्यकता है कि अगर उन्होंने महंगाई कम करनी है, आपने देख ही लिया है कि जिस तरीके से जो हिमाचल के अंदर रिज़ल्ट आए और उसके बाद पेट्रोल तेल की कीमतें जो हैं वो घटा दी गई। तो ये सब जो है वो एक में महत्वपूर्ण मुझे एक प्रश्न आपका आया याद कि हमने जीएसटी की बात की थी, तो इन्होंने पेट्रोल डीजल पे 13% जो है वो सेस लगाया था कोरोना के चलते, और सरकार अब डोल पीट रही है कि हमने कम कर दिया। ये इन्होंने कम नहीं किया है, ये वो सेस है जो इन्होंने 10% कम किया है। हमारी डिमांड है कि 3% जो और बढ़ाया था वो भी कम किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। आज इंटरनेशनल बैरल जो प्रति लीटर जो है वो उसकी कीमत जो है वो 2014 के मुकाबले में आधी है, लेकिन पेट्रोल डीजल के कम 2014 के मुकाबले में 200 गुना बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की स्ट्रेटजी साफ नहीं है, सरकार की नीयत साफ नहीं है, सरकार की रणनीति साफ नहीं है। इसी वजह से आज जो उसका भुगतान है जो वो आम नागरिक को करना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और जिस तरीके से कोरोना महामारी के अंदर बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है और जो बच्चे हमारे अब्रॉड पढ़ते थे वो तो बिल्कुल बंद ही हो चुका है, और ऑनलाइन पढ़ाई, इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से उपलब्ध। मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करूंगा कि इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। आपको 4G का 2G में अभी भी जो है वो डाउनलोडिंग होती है, तो बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। 2.5 साल आपने पहले 1 साल पहले आपने हमें नज़रबंद कर रखा लॉकडाउन के अंदर 317 हटाने के बाद, और उसके बाद आज भी हम लॉकडाउन है 300 कोरोना महामारी के चलते आज भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो सरकार को चाहिए कि जो लोग टैक्स के रूप में एक मोटा भुगतान सरकार को कर रहे हैं उसकी सरकार उनके एवज में उसकी सुविधाएं दे। और हमारी डिमांड है कि जो कोरोना महामारी के चलते जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उसकी संख्या लगभग जो सरकारी आंकड़े हैं वो सरकार ने कहा है 5 लाख है, और हम चाहते हैं कि उन 5 लाख परिवारों को 4 लाख रुपया प्रति परिवार जो है वो न्याय मिलना चाहिए और उनको मुआवजा जो है वो सरकार दे। और सरकार ने कल कहा था कि हमारे पास डाटा नहीं है, तो हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कल एक सरकार को पार्लियामेंट के अंदर 500 लोगों का जो 400 लोगों का जो है वो डाटा दिया है, और उन्होंने कहा कि इन लोगों को हमने पंजाब के अंदर मुआवजा दे चुके हैं। और आज आपके माध्यम से मुझे मेरी अपील है केंद्र सरकार को कि अगर राहुल जी के पास वो डाटा हो सकता है तो सरकार तो देश की है, सरकार के पास होना चाहिए। चलिए हमने माना नहीं है तो जो हमने डाटा दिया है आप उसके ऊपर कार्रवाई करें और लोगों को वो मुआवजा जो है कोरोना महामारी के चलते जिन्होंने जान गंवाई वो दे। नंबर 2, जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर थे, सरकार ने कहा था कि 1 करोड़ रुपया पर वॉरियर को दिया जाएगा। इसके लिए सर्कुलर भी निकाला सरकार ने और उसके बाद सर्कुलर को वापस लिया गया। हमारी डिमांड है कि जो कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर है उन्होंने अपनी जान पे खेलते हुए और अपनी जान भी गंवाई कई लोगों ने, उन सबको जो है वो मुआवजा मिलना चाहिए जो जिसके वो हकदार हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार की संवेदनशीलता में कहीं ना कहीं कमी है, इसी वजह से आज आम नागरिक जो है वो पिस रहा है। सर, JK UT न्यूज़ पे आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।